जैसे कि IT कंपनीज हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे जब कोडिंग पे काम करती हैं, then all those people who are involved in that work, they're not supposed to even go inside with any kind of bag and baggage. वो किसी भी तरीके का बैग एंड बैगेज के साथ नहीं जा सकते हैं. Even कि they are not supposed to carry their pens inside. Pen, tissue paper or anything inside is not allowed. This is the name of moral turpitude. तो अगर इस तरीके का कोई भी moral turpitude आप कर रहे हैं, if you are found guilty of this, then your gratuity payment can be forfeited, either partially or wholly. Okay. Anyone else? Next. I'll take a test in the next class. मैम जो मंथली वेजेस निकालने का आप बताई थी, लास्ट मंथ सैलरी बाय 26. 26 मतलब क्या? 26 मतलब एक मंथ को हम मानते हैं कि 30 डेज का एक मंथ होता है, उसमें से 4 संडेज को एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है, तो उस 4 संडे को एलिमिनेट करने के बाद जो आता है फिगर, दैट इज 26. इसीलिए उसको 26 लिखते हैं. नेक्स्ट. हाँ बोलो, लाउडर. TDS मैम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. TDS is tax deducted at source. जो पैसा आपको सोर्स से, जैसे कि आप अपने बैंक में FD बनाते हैं या RD बनाते हैं, तो आप एक लिमिट के बाद उसको बैंक में एक लिमिट के बाद इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता है, तो वो टैक्स काट के ही आपको पैसा वापस करती है. उसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जो सोर्स पे ही पैसा कट गया, टैक्स कट गई, उसको कहते हैं TDS. अंडरस्टूड? ओके मैम, गॉट इट. नेक्स्ट. आप देख लीजिए, अभी डाउट सेशन है, आपको जो पूछना है पूछिए, फिर डे आफ्टर टुमारो आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड आई विल मार्क द अटेंडेंस. कोई एब्सेंट नहीं होगा जितने लोग हैं अभी क्लास में. and you need to submit this report. बताइए. और बताइए. आपको कोई डाउट नहीं है अभी? So you should come up with answers in your. मैम जिसका मंथली 21,000 से डाउन होता है, उसको ESI नहीं मिलता है. होता है, उसी को मिलता है, वही लोग एनरोल्ड होते हैं up to 21,000. बट मैम आप लिखवाइए कि द एक्ट अप्लाइज ऑन द दोज एम्प्लॉयज हु मंथली वेजेस इज अप टू 21,000. जब 21,000 up to का क्या मतलब हुआ? नहीं, up to 21,000 का मतलब वो नहीं होता है कि उससे up to 21 माने कि 21,000 तक. ठीक है, 21,000 तक मंथली वेज जिसका रहेगा वो इस एक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे. इस एक्ट में उनको एलिजिबिलिटी मिलेगी. मैक्सिमम 21,000 उसका होना चाहिए. मैक्सिमम 21. इसीलिए इस एक्ट को थोड़ा कंडेम किया जाता है कि द अपर सीलिंग ऑफ दिस एक्ट इज little less. गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व a little more than 21,000. और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए कितना है ये लिमिट? 25,000. Yes. 25,000. Okay. Now, next you tell me what is benefits? Benefits क्या होता है? See, I'm not taking a test right now, so you can participate and learn. Okay? No need to hesitate. No need to hesitate. बताइए, what is benefit? मैम जो सैलरी के अलावा अदर चीज मिलते हैं. आप ऐसे नहीं. Welfare of the employees. हाँ. So Yash is little to the point.
कि बेनिफिट्स आर एडेड। देखो सैलरी के अलावा, तुम सचिन तुम बोले ना कि सैलरी के अलावा जो मिलता है, यस मैम। हाँ, तो देखो थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन पे स्ट्रेस डालो। वर यू देयर इन द कॉम्पेंसेशन क्लास? जब कॉम्पेंसेशन पढ़ा रहे थे आप थे क्लास में? ओके, फॉर मेजर पार्ट यू मस्ट बी, क्योंकि सैलरी सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक चला है। एक मिनट जस्ट वेट। Okay, tell me what is let's revise this compensation thing. एक बार आप you come up with your answers, क्योंकि हम compensation से क्वेश्चन पूछेंगे। पूरे पेरोल मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एज अ स्टूडेंट आपको समझना है, वो लॉ भी नहीं है, वो कॉम्पेंसेशन ही है। क्योंकि आप इमीडिएटली निकल के अगर नौकरी करेंगे तो आपको पहले कॉम्पेंसेशन समझना चाहिए कि कंपनी में क्या किस पर्पज से डाला जाता है। बताइए क्या होता है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट? See this, I'm not taking a test, okay? You need to participate to learn. Discussion will make you retain things for a longer time than just rote learning. Okay? Various direct and हाँ, various direct and indirect ways of compensating an employee. compensating employees Good. for their services. हाँ, for their services rendered to the organization. Yes? So compensation package जब हम बात करेंगे तो आप सिर्फ सैलरी नहीं बोलेंगे. You will not just talk about the salary part. You will also talk about the non-salary part, the benefits part. तब हम ये benefits वाली चीजें ऐड करते हैं. हम इसको बहुत elaborate तरीके से क्लास में पढ़ाए हैं. ठीक है? कि that way कि benefits are the things that is working for the welfare of its people. ठीक है? Compensation में various direct and indirect part. Direct part क्या हुआ? Salary, wage, जो आपको दिया जाता है, राइट? इनडायरेक्ट पार्ट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट पार्ट में यही सर्विसेज आएंगी, ठीक है? इनडायरेक्ट पार्ट में यही सारी सर्विसेज आती हैं जो दिया जाता है। सैलरी को चार मेजर कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर द फोर पार्ट्स? टेल मी। मैम बेस पे, अलाउंस, Base pay. बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। वेरी गुड, ये तो ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा आप लोग का। बेस पे, अलाउंसेस, incentives and benefits and rewards and recognition. चलिए बेस पे बताइए क्या होता है? It is the मैम fixed part सैलरी of का जो the बेसिक पार्ट salary होता है का उसे हम बेस पे बोलते हैं। fixed part. हर सैलरी का जो भी सैलरी, मान लीजिए कि आपको सीटीसी दिया जाएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ से निकले बीकॉम से और आपकी नौकरी लगी और आपकी सीटीसी आ गई 4 लाख, ठीक है? कहीं आपको 4 लाख पे पैकेज में मिला। इस 4 लाख पैकेज में एक बेसिक सैलरी होगी। दिस इज वन पार्ट ऑफ योर सैलरी। दिस बेसिक सैलरी इज समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। यू ऑलवेज स्टडी विद कीवर्ड्स, ठीक है? इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर एंटायर पैराग्राफ। इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी टेक्निकलिटी होती है, ठीक है? उसमें आप ये सोचेंगे कि आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ किसी चीज को लर्न करेंगे तो दैट इज जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पस, क्योंकि वहां पे थोड़ा एलैबोरेट लिखना होता है। बट फॉर योर रिमेम्बरेंस एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग यू नीड टू रिमेम्बर द कीवर्ड्स ऑफ योर आंसर। जब भी बेसिक सैलरी की बात होगी आप ध्यान रखेंगे कि बेसिक सैलरी फिक्स्ड होती है। बोलिए, फिक्स्ड होती है, ठीक है? यस मैम। सेकेंड, फिक्स्ड होने के साथ साथ क्या होती है? दिस इज द मॉनेटरी पार्ट। फाइनेंशियल पार्ट ऑफ, हाँ, फाइनेंशियल पार्ट या मॉनेटरी पार्ट। सैलरी में 3-4 चीजें जो हमारा कंपोनेंट होता है, उसमें 3-4 जो 4 कंपोनेंट आप लिखे हैं, इसमें से कुछ पार्ट मॉनेटरी है, कुछ नॉन मॉनेटरी भी है। जैसे रिवॉर्ड क्या है? नॉन मॉनेटरी। रिवॉर्ड नॉन मॉनेटरी हाँ। होता है। मैम वो तो दोनों दोनों भी हो सकता है। रिवॉर्ड इज जनरली मॉनेटरी। रिकॉग्निशन क्या होता है?
नॉन मॉनेटरी। नॉन Non-monetary. मॉनेटरी होता है। रिकॉग्निशन डेफिनेटली नॉन मॉनेटरी होता है। देखिए रिवॉर्ड डिपेंड करता है ना कि आप किस एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर रिवॉर्ड में कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जो जनरली नहीं होता है, पर कंपनीज कुछ प्रैक्टिस करती है, आपको हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं जिसको कि थोड़ा 19-20 आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की ऑर्गेनाइजेशन क्या पेमेंट करती है। समझ में आया? तो बेसिक पार्ट क्या होगा, मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी। Monetary. डेफिनेटली मॉनेटरी, दिस इज डेफिनेटली मॉनेटरी। बेसिक पार्ट डेफिनेटली मॉनेटरी होता है और फिक्स पार्ट होता है। सी दिस इज द बेसिक सैलरी इज जनरली 40 to 50% ऑफ योर CTC। ये एग्जाम्पल बनाए थे हम लोग क्लास में, यस मैम। आप एक बार फिर से ये एग्जाम्पल बनाइए, क्लियर होगा। दिस इज जनरली 40 to 50%, but with the amendment of the new code of labor, new labor code which is applicable from October, this has changed। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि 50% तो डेफिनेटली सैलरी का बेसिक सैलरी होना चाहिए। तो उससे क्या हुआ है ना कि टेक होम सैलरी घट गई है। खैर छोड़िए, आप बनाइए पहले एक क्वेश्चन बनाइए। सपोज कीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप अपॉइंट हुए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 4 लाख CTC पे रखा है। कितने पे? 4 लाख। 4 लाख CTC क्या होता है? Cost to the Cost to company. company. 50%। कॉस्ट टू Company. कंपनी। कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी। CTC होता है कॉस्ट टू कंपनी। ये फुल फॉर्म बताती है, इसका मतलब क्या होता है? कंपनी ने जो भी कॉस्ट किया है एम्प्लॉय को ट्रेन करने में और उसे स्किल सिखाने में। नहीं, यू आर मिसिंग आउट ऑन द टेक्निकल डेफिनेशन। बताइए कोई और। CTC क्या होता है? हम एम्प्लॉयड को हायर करने में और उससे फिक्स, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ ठीक बोल रहे हो, बोलो। एम्प्लॉय को हायर करने में और उसके स्किल के अनुसार उसे जॉब फिक्स करने में जो खर्च होते हैं उससे CTC बोलते हैं। इसको गोल गोल नहीं घुमाओगे, सीधी सी बात एक समझो। CTC का मतलब है तुमको कंपनी को तुमको हायर करने में कंपनी को जितना पैसा लगा है उसने वो CTC में डाल दिया। अगर तुम्हारा 4 लाख CTC पे तुमको हायर किया जा रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी तुम्हारे ऊपर एक साल में कितना खर्च कर रही है? 4 लाख। 4 लाख। और ठीक है, अब इसमें ट्रेनिंग नहीं बोलोगे, स्किल्स नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। The only thing that you will remember when somebody asks you कि what is CTC, you will say this is the cost that the company is paying to hire me. Okay? अब बनाइए क्वेश्चन। Suppose a company has hired you for 4 lakh. Okay? Hired you for 4 lakh and the company pays 40% of CTC as the basic salary. Question सुनो पहले। The company hires you for 4 lakh and the company pays 40% of the CTC as your monthly basic salary. What will be your monthly basic salary? बनाइए। Ma'am, 2,40,000. आपके महीने की बेसिक सैलरी कितनी होगी? आप बनाइए and then tell me if somebody is ready with the answer. मैम मंथली बताना है ना? बेसिक सैलरी तो मंथली होती है ना? बोले मैं हाँ बोलो। 13,300 समथिंग। ओके, किसी और? ठीक है, अब दूसरा कोई बताओ, किसी का और का बताओ। खुशी, सुयश, ऑल ऑफ देम हु आर पार्टिसिपेटिंग, आदर्श, अंकित, बताइए आप लोग। Ma'am, 13,200. अच्छा, बाकियों का क्या आंसर आया है? Ma'am, 1,60,000.
1,60,000 आंसर आया तुम्हारा मंथली बेसिक सैलरी का। बोलो। यस मैम। अच्छा, so Yash, what is your answer? And Adarsh? Well, 1,60,000. 1,60,000. Anyone else? Please. सब लोग अपना अपना आंसर। हाँ बोलो। 13,333. कौन बोला? Yes. आदर्श बोला? 0.33 आदर्श, आ रहा है। आदर्श एंड मनीष, बोथ ऑफ योर आंसर्स आर सेम, राइट? नहीं मैम, मेरा अच्छा सचिन, तुम्हारा तो हमको पता है, तुम तो अभी बोले ना, तुम और खुशी बोले अभी। बाकी देखो, इसका आदर्श आंसर नहीं। होगा 13,200। देखो, तुमको ये बोला गया कि 4 लाख तुम्हारी सीटीसी है, राइट? 4 लाख तुम्हारी सीटीसी है पर एनम, पर एनम, ठीक है? सीटीसी इज ऑलवेज पर एनम, सीटीसी आपकी पर एनम है। तो आपकी मंथली बेसिक सैलरी क्या हुई अगर कंपनी 40% उस पे 40% उसकी पॉलिसी के अनुसार 40% ऑफ सीटीसी को वो बेसिक सैलरी रखती है। पहले तो 4 लाख को तुम डिवाइड करो 12 से, मंथली बेसिक मंथली निकला सैलरी कितना आएगा? 33,000 के लगभग आएगा। 33,000। 33 के आसपास आया, मंथली सैलरी निकल गई। अब बेसिक सैलरी तो मंथली ही होती है ना, तभी तो उस पे हर मंथ का अलाउंस जोड़ा जाएगा, बेनिफिट जोड़ा जाएगा, डिडक्शंस किया जाएगा। अब इस 33,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40% से, 40% से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यही कंपनी तो फिर आ जाएगा 13,200। अगर इसी को कंपनी जैसे नया जो कोड आया है उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि 50% आपको रखना होगा बेसिक सैलरी को सीटीसी का, तो आप क्या करोगे? 33,000 को 50% से मल्टीप्लाई कर दो। मैम बट तब क्या आएगा? 4 लाख को 12 से डिवाइड करने पर 33,333 आ रहा है। हाँ, माने लमसम रख लो, वो तो रेकरिंग नंबर आ जाएगा ना, 33,300 के आसपास आ जाएगा। आ रहा है। तो मैम 13,200 की जगह 30,300 भी तो हो सकता है। तो तुम ठीक बोल रहे हो, तुमको अब समझ में आ गई बात। यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट। ओके मैम। हाँ, अब देखो, ये समझ में आ गया। अब ये जो बेसिक सैलरी तुम्हारी निकली, इसी बेसिक सैलरी पे दूसरा सारा कैलकुलेशंस होगा। समझ में आई बात? सैलरी कैसे बनती है? देखो, यही जो बेसिक सैलरी तुम्हारी निकली, अब इसी पे अदर अलाउंसेस को जोड़ा जाएगा। मान लो कि तुमको हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है, ये हाउस रेंट अलाउंस तुम्हारे बेसिक का कुछ परसेंटेज होगा। समझ में आई बात कैसे कैसे सैलरी बनती है? तो एक जो मेजर फिक्स्ड पोर्शन होता है दैट इज योर बेसिक सैलरी, उसी बेसिक सैलरी के ऊपर जो अलाउंसेस जोड़ते जाया जाता है दैट इज नोन एज, बेसिक के ऊपर जो जोड़ा जाता है दैट इज नोन एज अलाउंसेस। अब इसी के ऊपर आपको पेट्रोल का अलाउंस मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी सैलरी 33,000 आएगी। फिर अब समझ आई बात? यस मैम। ये हम सिर्फ बेसिक बताए तुमको कि 13,200 बेसिक आ गया। अब देखो, अब इसी पे जोड़ जोड़ करके और क्या होगा कि अलाउंसेस या बेनिफिट्स दिया जाएगा तुमको, तब जाके वो 33,000 होगा। और छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, जो डिफरेंस आता है थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया का सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लो, एक बार खाली स्क्रॉल करो कि क्या अपडेट चल रहा है ना? कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हर चीज रिलेटेड है, सिर्फ एक बार जस्ट गिव अ रीडिंग। और ये रीडिंग इतनी थोड़ी सी होती है, 15 मिनट। आप अगर बाइक से नहीं आते हैं तब आपका ट्रांसपोर्ट या कम्यूट के टाइम पे भी आपको 15 मिनट पढ़ सकते हैं, है ना? पेपर लेकर के बैठने का इंटरेस्ट तब जागेगा जब तुम कुछ ऑलरेडी जानोगे पेपर के बारे में।
जब थोड़ा सा जानोगे, ऐसे ग्रीक की तरह न्यूज़पेपर खोल के पढ़ जाओगे ना तो फिर इंटरेस्ट चला जाएगा। थोड़ा सा ऐप से पढ़ना शुरू करो कि क्या क्या होता है। तो न्यू लेबर कोड में क्या आया कि 50% सरकार ने बोल दिया कि नहीं 50% तो आपको बेसिक सैलरी देनी है। तो उस पहले कंपनी क्यों बोला, कंपनी को देखो कंपनी थोड़ी चालाकी करती थी। यू नो द फैक्ट कि ग्रेच्युटी इज कंप्लीटली बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ग्रेच्युटी यस मैम। कंट्रीब्यूटरी नहीं है, उसमें आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है। तो क्या करती थी कंपनी, ग्रेच्युटी पेमेंट का भी जो जैसे वो कैलकुलेट करती थी कि 5 साल के बाद उसको ग्रेच्युटी कितना देना है, वो कैलकुलेट करके और उतना ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है ना बेसिक का 3.28% के लगभग में, उतना पैसा वो आपके सीटीसी में दिखा देती थी। ठीक है, वो सीटीसी में दिखा देती थी कि इतना पैसा आपके ऊपर वो खर्च कर रही है। तो इससे क्या होता था, सीटीसी बड़ा हो जाता था, आपको लगता था कि हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं, जो नौकरी कर चुके होते हैं, जो इन चीजों के बारे में जानते हैं, दे विल ऑलवेज निगोशिएट ऑन इन हैंड सैलरी, टेक होम सैलरी। ठीक है, दे विल नॉट निगोशिएट ऑन सीटीसी। कई बार सीटीसी में जो आपका शेयर्स होता है, स्टॉक्स वगैरह दिया जाता है, आप लोग क्लास में आएंगे ना तो हम ये अच्छे से आपको डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, स्टॉक वगैरह ऑफर की जाती है कंपनी को, तो वो सारी चीजें क्या होती है कि एक लॉक इन पीरियड होता है, तो उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं उसको। जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन वगैरह है, बड़े बड़े एम्प्लॉयज को जैसे आईएम वगैरह के लोग को उठाती है ना जब प्लेसमेंट करने के लिए, तो क्या होता है देखो आईएम का सैलरी वगैरह बहुत होता है, दे आर ग्रूम लाइक दैट, उनका ब्रांड का वैल्यू होता है, तो उनको उतना पैसे से कॉम्पेंसेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कंपनीज एक रास्ता क्या निकाली कि भाई अपने कंपनी में ही वो शेयर का कुछ पार्ट उनको दे देंगी और बदले में थोड़ा लॉक इन पीरियड रखती है कि आप 5 साल हमारे यहाँ जब काम करेंगे तभी इस शेयर को, माने शेयर प्रोवाइड किया जाता है कम दाम पे। जैसे तुम लोग हो, हम लोग हैं, बाहर से खरीदेंगे तो उसका जो रेट है उस पे ही मिलेगा पैसा, लेकिन उन लोगों को कम दाम पे बेचती है और कहती है कि जब प्रॉफिट होगा तो आप बेच लीजिएगा। अब वो शेयर्स इतना इन नंबर्स होता है कि उससे उनको बहुत फायदा होता है। इससे क्या हुआ, दो पर्पज सर्व हुआ। एक तो जो उसने बोला कि भाई 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तब तक वो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा नहीं क्योंकि उसका बहुत पैसा फंसा हुआ है। और दूसरा, कंपनी सीधा एक बार पूरा हैवी अमाउंट देने से बचती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही करती थी कंपनी भी, क्या करती थी कि बेसिक सैलरी को एकदम कम कर देती थी, ठीक है, और ऊपर से अलाउंसेस और बेनिफिट्स दे देती थी। उससे क्या होता था कि स्टिल दैट वाज प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर वो एक साथ नहीं देगी, बेसिक सैलरी को कम रख के अलाउंसेस वगैरह को तो काटा भी जा सकता है ना, कम किया जा सकता है, लेकिन बेसिक सैलरी को छेड़छाड़ करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। अभी जो कोविड का क्राइसिस हुआ, कुछ एम्प्लॉयज को तो फायर कर दिया गया, लेकिन जिन एम्प्लॉयज को फायर नहीं किया गया, क्या किया गया, उनका पर्क्स एंड अलाउंसेस काट लिया गया था, तभी ना सैलरी रिड्यूस कर दिया 50%। इसीलिए कंपनीज भी यस मैम। चालाकी करती, हाँ इसीलिए कंपनीज भी चालाकी करती थी, बेसिक सैलरी को कम रखती थी, अलाउंसेस बढ़ा देती थी। उस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो पैसा बचाती है। और इसीलिए सीटीसी को कभी कभी बोला जाता है कि दिस इज एन अनएथिकल वे ऑफ प्रोवाइडिंग सैलरी। सीटीसी में वो चीजें भी डाल देता है कंपनी ना जो सिर्फ कंपनी को ही देना है, उसमें आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है। जैसे ग्रेच्युटी कई कई जगह पे मेंशन किया गया है, लेकिन आप ये एक्ट के थ्रू जानते हैं ना कि ग्रेच्युटी में आपको नहीं देना, ये कम्प्लीटली आपको रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाता है ना? ओके, यस मैम। बेसिक समझ में आया? अब देखो अगर ये क्लासरूम होता तो हम तुमको और समझाते कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर का बेसिक अलग होता है। जैसे तुम देखोगे कि जैसे कि सैलरी दिया रहेगा 60,000 टू, माने डैश देके 60,000 टू 1,80,000। ओके, आई विल ब्रिंग सम एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास। हम आपको क्लासरूम में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन आप दूसरी चीजें समझ लीजिए, क्लासरूम में ये समझिएगा, तब आप कभी किसी रिक्रूटमेंट पेज को देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके मैम। हाँ। अब नेक्स्ट इस पे आओ, कंपोनेंट पे आओ।
अलाउंसेस। बताइए अलाउंसेस क्या होती है? Allowances are over and above the basic pay मतलब and it is monetary in nature. ठीक है, आप हमको बस ऐसे ही समझाइए, जो हम लिखवाए वो नहीं। आपको क्या समझ में आया क्लास में वो बताइए, थोड़ा सा ही जो भी समझ में आया है आप बताइए, फिर डिस्कशन से और सीख जाइएगा। नेवर बी हेजिटेंट इन लर्निंग। क्या होता है अलाउंसेस बताइए? देखो अभी तुम फटाफट रीडिंग डाली ना, पर अभी हम वही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ओके मैम, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलाउंसेस जो है वो बेसिक पे से अलग होता है। जो बेसिक सैलरी जो होता है वो हमारा फिक्स होता है, पर अलाउंस हमारा फिक्स नहीं होता है, ओवर द अबव द बेसिक सैलरी होता है और ये मॉनेटरी होता है नेचर में। और अलाउंसेस बहुत सारे टाइप्स का होता है, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस और बहुत सारा होता है। ठीक है, पहले खाली ये चीज आप समझ लीजिए कि अलाउंसेस होता क्या है। देखिए आपका बेसिक सैलरी फिक्स्ड हम बता दिए, मॉनेटरी पार्ट होता है, अलाउंस भी मॉनेटरी पार्ट होता है, लेकिन अनलाइक बेसिक सैलरी अलाउंसेस आर वेरिएबल। ठीक है, अलाउंसेस आर वेरिएबल। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो क्या अलाउंस देती है, किस यूटिलिटी में देती है, और उसको क्या जरूरी लगता है एज एन अलाउंस देना। जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों में दिया जाता है। कुछ अलाउंसेस सेम है और कुछ अलग अलग है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिसर्स को, जिनको वो बाहर भेजती है, मान लीजिए कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको बाहर भेजा जाता है किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को देखने के लिए, किसी कारण से, उनको देती है वो फॉरेन अलाउंस। ठीक है, उनको देती है वो फॉरेन अलाउंस। उसके अलावा ये सब अलग तरीके ऑफ अलाउंस जो होगा वो होता है लीव ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, लीव ट्रैवल अलाउंस सब में दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस सब में दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस सब में दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब में दिया जाता है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को चेंज किया जाता है, या फिर सूटेबिलिटी के हिसाब से। HRA क्या होता है बताइए? हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? क्या समझ में आता है? सब एक एक लाइन का है, सिर्फ एक एक लाइन का। अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो ऐसे खुद ही लिख लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो ऐसे नहीं लिख पाओगे। क्या समझ में? अलाउंस पढ़ने में तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि नाम देखोगे और समझ में आ जाएगा किस पर्पस के लिए। बताओ HRA क्या होता है? मैम हाउस रेंट अलाउंस वैसे एम्प्लॉय को दिया जाता है जो कि अपने पर्टिकुलर एरिया से समथिंग डिफरेंट जगह पर रहता है और उन्हें रेंट पे करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, कवर किया जाता है। ये दो क्वार्टर। देखो पहली बात तो तुम, हाँ नहीं तो क्वार्टर, ठीक है। पहली बात, कंपनी जिसको अकोमोडेशन देती है ना, उसको HRA नहीं देती है। क्यों देगी? उसको तो दे रही है ना अकोमोडेशन के लिए। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है? आप हमको सिर्फ पर्पस बताइए, कोई भी बताइए। आदर्श, व्हाई आर यू सो क्वाइट? बताइए, आप क्लास में तो बोलते हो। House rent allowance is given to the employee for their shelter, for having a फॉर देयर शेल्टर। घर की किसी shelter की। तुम लोग वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो ना, क्या हो? शेल्टर बोलोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ओल्ड एज होम के बारे में बता रहे हो। हाउस रेंट अलाउंस,
हाउस को रेंट करने के लिए, यानी कि भाड़े पे रहने के लिए आपको जो अलाउंस कंपनी देती है, दिस इज नोन एज हाउस रेंट अलाउंस। क्यों देती है कंपनी? क्योंकि कंपनी जानती है कि आप उसके एम्प्लॉय हैं और आपको उसको कॉम्पेंसेट करना है। ये खर्च तो आप पे आएगा ही आएगा, आएगा ना। अगर तुम अभी मान लो तुम्हारी पोस्टिंग हो जाए दिल्ली, तो तुम दिल्ली में जाके कहीं तो रेंट पे रहोगे घर, काम कैसे करोगे फिर? तो उसी रेंट को खर्च खर्च जो तुम्हारे सैलरी में कॉम्पेंसेट किया जाता है, उसी को बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंस। समझ आई बात? अब देखो आदर्श, समझ में आई बात? Yes, ma'am. शेल्टर नहीं बोलोगे, ठीक है? हाउस को रेंट करने के लिए जो एक्सपेंसेस दिया जाता है आपके सैलरी में, दैट इज नोन एज द हाउस रेंट अलाउंस। अब ये बताइए कि किसी सिटी में, फॉर एग्जांपल मुंबई में 2 BHK का कॉस्ट क्या वही होगा जो पटना में होगा? No, नहीं ma'am. होगा ना? No, ma'am. नहीं होगा, ma'am. डिफरेंट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई में हाई है, दैट्स अ बिग सिटी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ हर कुछ बहुत महंगा है। तो जो हाउस रेंट अलाउंस के लिए सिटीज को बांटा जाता है ना, उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन उसको 3 सिटी में 3 टीयर्स में बांटा जाता है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी। तो उसी टाइम पे, उसीलिए जो तीनों सिटीज में दिया जाता है HRA का परसेंटेज, वो अलग अलग होता है। पटना एक छोटा शहर है, यहाँ आपको हाउस रेंट करने के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए जितना मुंबई या दिल्ली में चाहिए। ओके, तो हाउस रेंट सिटी टू सिटी डिफरेंट होती है। ये एक अलाउंस हुआ। और अलाउंस बताइए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस को ही कन्वेंस अलाउंस भी बोला जाता है। क्या होता है ये? एम्प्लॉय को कंपनी तक आने जाने में जो भी खर्चा लगता है। फिर वैसे ही बोलते हो तुम लोग, अभी जैसे वो शेल्टर बोला तुम वैसे ही बोला, आने जाने में। आने में तो ठीक है, समझ गए हम, जाने में मतलब तुम लोग सब चीज को ना बिल्कुल दाल भात चोखा बना देते हो, कुछ भी कैसे भी करके गोल गोल कर देना है बस। आप इसकी टेक्निकलिटी, लेट द टेक्निकलिटी रिमेन। अभी अकाउंट्स में ऐसे थोड़ी बोलते हो कि अरे वही वही पैसा खर्च हुआ, अरे 50 पैसा ऊपर नीचे उसमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। Transport allowance means the expense that is given to you, the part of salary which is given to you to meet your expenses from your home to the office and from your office to the home. यहाँ से आप घूमने के लिए जाइएगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है कंपनी से। ट्रांसपोर्ट में वो उतना पैसा ही देती है आपको, चाहे पेट्रोल दे या कैब दे या जो दे, ताकि आपके ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने का खर्चा मीट हो सके, वही आने जाने के लिए नहीं। समझ में आई बात? ठीक Yes, है, ma'am. हाँ। और अलाउंसेस का नाम बताओ सिर्फ। न्यूज़पेपर अलाउंस, मील अलाउंस, फूड अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्समेंट इज नॉट अलाउंस, इज नॉट अलाउंस। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे आपसे कि मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्समेंट में क्या फर्क है। देखिए, थोड़ी थोड़ी चीजें टेक्निकलिटी होती हैं। मे बी सम ऑफ यू विल डेवलप इंटरेस्ट। आई एम टीचिंग यू विद दिस पर्सपेक्टिव कि जरूर बीकॉम तक आपको अभी ठीक से पता नहीं होता है कि क्या करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको MBA में या फर्दर डिग्रीज में आप में से किसी को इंटरेस्ट हो कि आप HR ले लें, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, या कोई और सब्जेक्ट आप पढ़े तो उसको टेक्निकलिटी के साथ पढ़ोगे ना, किस पर्पस के लिए है। विल डिस्कस इट इन द क्लास, ठीक है। थोड़ा पढ़ के आइएगा, आप पढ़ के आइएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा तो वैसे याद रहेगा। ओके, सो यस, यू टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू। Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, I have taken the screenshot.